हेलो, वेलकम टू एनडी केमिकल वर्ल्ड। आज हम एक 12th क्लास का चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ये काइनेटिक्स वर्ड कहाँ से आया? काइनेटिक वर्ड आया ग्रीक वर्ड, इट कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड काइनेसिस। काइनेसिस एक ग्रीक वर्ड है काइनेसिस, वहाँ से वर्ड आया है काइनेटिक्स। और काइनेसिस का मीनिंग है मूवमेंट। मूवमेंट तो एक आइडिया लग रहा है, यहाँ पे हम केमिकल की मूवमेंट को देखेंगे। केमिकल की मूवमेंट को देखेंगे किस चैप्टर में? केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। तो डेफिनेशन के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद rate of reaction, which deals with rate of reaction, factors affecting rate of reaction and mechanism through which this reactions occurs। तो इसमें हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन का रेट क्या है, मतलब कि रिएक्शन की स्पीड क्या है। रिएक्शन फास्ट चल रही है, रिएक्शन स्लो चल रही है, रिएक्शन मॉडरेट स्पीड से चल रही है। मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा स्लो ना ही ज़्यादा फास्ट, मॉडरेट नॉर्मल स्पीड। तो ये सारा कुछ देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि ये रिएक्शन फास्ट चलेगी या फिर ये रिएक्शन स्लो चलेगी। तो वी विल डिस्कस द फैक्टर्स also in this chapter that will decide the rate of reaction. Moreover, we will concentrate on the mechanism of reactions. हम ये भी देखेंगे कि ये रिएक्शन जो चल रही है ये किस मैकेनिज्म के थ्रू चल रही है, इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। मैकेनिज्म पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है इस चैप्टर पे, मेन फोकस है रेट ऑफ रिएक्शन पे और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। अब बेनिफिट्स देखते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने का कोई बेनिफिट है? एक बेनिफिट तो यही है कि इसका पार्ट एक आपके एग्जाम में आना है और एंट्रेंस में आना है और वहाँ पे आपको मार्क्स गेन करने हैं। एक तो यही है। दूसरा है इसके डे टू डे लाइफ में क्या कोई इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है इसका डे टू डे लाइफ में। सबसे पहले हम ये देखते हैं भाई, जैसे आप मान लो आप बाज़ार में जाते हो एक मेडिसिन लेने, फॉर एग्जांपल जैसे आप इनो की ऐड देखते हो तो वो क्या कहता है, मेरा पेट बैलून जैसा हो गया है, फिर वो इनो कंज्यूम करता है। तो इनो लेते ही उसका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। उसमें वो एक बात कहता है कि ये काम करे सिर्फ 6 सेकंड में, ठीक है, मतलब टाइम बता रहा है वो। ऐसा क्यों और उससे टाइम क्यों बताया है? क्योंकि देखो मान लो मैं मेडिसिन लाता हूँ 2, बाज़ार से 2 मेडिसिन लाता हूँ मैं, एक इनो लाता हूँ एक कोई और लाता हूँ। भाई एक मेडिसिन है जो 6 सेकंड में काम कर रही है और दूसरी मेडिसिन है जो 1 घंटे में काम कर रही है। काम सेम है, प्रोसेस सेम है, वो भी गैस को न्यूट्रलाइज करेगी और वो भी गैस को न्यूट्रलाइज करेगी। बट जो 6 सेकंड में हो रहा है आप उसको प्रेफर करोगे, क्यों? क्योंकि उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? फास्ट है, आपको जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे किसी का ऑपरेट करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं ना उसको बेहोश करने के लिए। तो मान लो एक एनेस्थीसिया है जो 5 मिनट में अपना काम करना शुरू करता है, मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 5 मिनट का है। और दूसरा एनेस्थीसिया आप लाते हो वो भी सेम वही काम करता है पर वो 1 घंटे बाद करता है। आप कौन सा यूज़ करोगे? 5 मिनट्स वाला। क्यों? क्योंकि उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? फास्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? फास्ट है। अब अगर आप 1 घंटे वाला यूज़ करोगे तब तो वो उसका ऑपरेट होता रहेगा और वो बेहोश नहीं होगा, वो तो सारा ऑपरेटर देख लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें केमिकल काइनेटिक्स का डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। रेट ऑफ रिएक्शन का बहुत रोल है हमारी लाइफ में। और देखते हैं, आप फ्रेश जूस निकालते हो घर में, उसको आप 1-2-3 घंटे में उसको कंज्यूम कर लेते हो, पी लेते हो। आप कभी भी ऐसा नहीं होता कि आज फ्रेश जूस निकाला और उसको कल यूज़ करोगे। बट आप जो मार्केट में जूस देखते हो, रियल का जूस देखते हो, कोई और जूस देखते हो, वो तो 1-1 महीना तक रहता है, उसमें तो कुछ भी हम उसको तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। पर फ्रेश जूस तो बड़ी जल्दी ख़राब हो रहा है। फिर क्या होता है? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? फ्रेश जूस क्यों हो रहा है आपका ख़राब? क्योंकि फ्रेश जूस में कुछ ऐसी रिएक्शंस हो रही हैं जो उस जूस को क्या कर देती हैं? ख़राब कर देती हैं, उसको डैमेज कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उसके टेस्टलेस कर देती हैं। ठीक है, बट जो मार्केट में जूस आ रहा है उन्होंने क्या डाला है उसमें? प्रिजर्वेटिव। ऐसा नहीं है कि वो मार्केट वाला जूस कोई उसमें कोई वरदान है वो ख़राब ही नहीं होगा, वो भी वैसे ही ख़राब होगा जैसे फ्रेश जूस होता है। बट उस जूस में, मार्केट वाले जूस में उन्होंने क्या डाला है? प्रिजर्वेटिव डाल दी हैं। अब प्रिजर्वेटिव क्या करेंगे? प्रिजर्वेटिव वो रिएक्शन
जो उस जूस को ख़राब कर रही थी उस रिएक्शन को स्लो कर देंगे। अगर वो उस रिएक्शन को स्लो कर देंगे तो जूस को ख़राब करने वाली रिएक्शन, जूस को डैमेज करने वाली रिएक्शन अब आहिस्ता आहिस्ता चलेगी, स्लो चलेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम स्लो। और अब रिएक्शन का जब रेट स्लो हो गया, रिएक्शन आहिस्ता चल रही है, तो वो जो जूस है वो भी उतनी जल्दी डैमेज नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट बेनिफिट। हमने देख लिया मेडिकल साइंस में, हमने बेनिफिट देख लिया, मेडिकल साइंस में हमने बेनिफिट देख लिया, फूड इंडस्ट्री में हमने इसका यूज़ देख लिया, फूड इंडस्ट्री में देख लिया। और थर्ड हम एक चीज़ देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ये जो हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, कभी आप कह रहे हो रिएक्शन को फास्ट करना है या रिएक्शन को स्लो करना है, रेट ऑफ रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि भाई रिएक्शन होती किस टाइप की हैं। मैं कहता हूँ मुझे तो मोटा मोटा 3 टाइप की रिएक्शन दिखती हैं। एक तो है वेरी फास्ट, एकदम से रिएक्शन हो जाती है, जैसे आयनिक रिएक्शंस होती है ना, जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करा दो जैसे सोडियम क्लोराइड से, तो इसका एकदम से रिएक्शन हो जाएगी, AgCl बनेगा और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन है फास्ट, वेरी फास्ट। मिक्स किया, फटाक से रिएक्शन हो गई और प्रोडक्ट बन गया। कुछ रिएक्शंस होती है वेरी स्लो, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग क्या है? वेरी स्लो, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। रस्टिंग ऑफ आयरन वेरी स्लो, सिल्वर नाइट्रेट भी सोडियम क्लोराइड फास्ट। और थर्ड टाइप की रिएक्शंस होती हैं मॉडरेट रिएक्शंस। मैं ऐसे कोई एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे मैं N2O5 को डिकम्पोज करूँ तो इसका बन जाएगा N2O3 प्लस O2, ऐसे डिकम्पोज कर सकते हैं N2O5 को। तो ये क्या है? एक टाइप से मॉडरेट। ये ना तो बड़ी ज़्यादा फास्ट है और ना ही बड़ी ज़्यादा स्लो है। तो 3 टाइप की रिएक्शंस है, फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट। तो हम केमिकल काइनेटिक्स में कौन सी रिएक्शंस पे फोकस करेंगे, कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? मॉडरेट रिएक्शंस। ना ही हम वेरी फास्ट रिएक्शंस पढ़ेंगे, ना ही हम वेरी स्लो रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो कभी कभी माइंड में क्वेश्चन आता है, सर ये फास्ट रिएक्शंस और स्लो रिएक्शंस ये हो क्यों रहा है? क्यों इसमें रिएक्शन फास्ट हो गई और क्यों इसमें रिएक्शन स्लो हो गई और क्यों रिएक्शन मॉडरेट हो गई? तो भाई इस बात का ये आंसर है कि कोई रिएक्शन का मतलब क्या है। रिएक्शन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के बॉन्ड का टूटना और प्रोडक्ट के बॉन्ड का बनना, वही तो है केमिकल रिएक्शन। ओहो, इसका मतलब तो ये हुआ जिसके बॉन्ड जल्दी टूट जाएं वो फास्ट रिएक्शन शो करेगा, और जिसके बॉन्ड जल्दी ना टूटें, जिसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने में, जिसके बॉन्ड तोड़ने में डिफ़िकल्टी है, वो रिएक्शन तो फिर क्या होगी? स्लो हो जाएगी। बिल्कुल, जिसका बॉन्ड ब्रेकिंग इजी है वो रिएक्शन फास्ट है, जिसका बॉन्ड ब्रेकिंग डिफ़िकल्ट है उसका रिएक्शन भी स्लो है। यहाँ तक। उसके बाद बड़े सारे बच्चों को अब ये लगता है कि ये रिएक्शन फास्ट क्यों हुई। और मैंने एक बात बोली थी कि मैक्सिमम आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट। आयनिक रिएक्शंस क्या होती हैं? फास्ट होती हैं। ऐसा क्यों है? आयनिक रिएक्शंस क्यों फास्ट हैं? मैक्सिमम बच्चों को इसमें एक कन्फ्यूज़न रहती है। मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर करके एक बात क्लियर कर देता हूँ। आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। आप सोच रहे हैं मैं इन टर्म्स को क्यों लिख रहा हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। आयोनाइजेशन क्या है? जैसे मान लेते हैं मैं HCl लेता हूँ और HCl को वाटर में डाल देता हूँ। किसमें? वाटर में। किसमें डाला? वाटर में। तो ये H पॉजिटिव बन गया प्लस Cl नेगेटिव बन गया। ठीक है भाई। फिर मैं सोडियम क्लोराइड लेता हूँ और उसको भी वाटर में डाल देता हूँ, तो मेरे कौन से आयन बनेंगे? Na पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा।
भाई मैंने इस रिएक्शन को कहा मैंने आयनिक रिएक्शन। मैं कह रहा हूँ ये रिएक्शन फास्ट होगी एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये रिएक्शन क्या है, ये है डिसोसिएशन और ये है आयोनाइजेशन। मैक्सिमम लोग आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन को सेम ही समझते हैं, पर वो सेम नहीं है, उसमें डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि भाई HCl में आप देखो, HCl में कोई भी आयन नहीं है। आपने जब इसको ब्रेक किया, वाटर में जब ये ब्रेक हुआ तब इसके आयंस बने, मतलब आपने आयंस खुद बनाए हैं इसके, ये खुद पहले आयनिक फॉर्म में नहीं था। HCl इज ए पोलर कोवेलेंट, ये एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये आयनिक नहीं है, दिस इज कोवेलेंट, ठीक है। तो इसमें कोई आयन नहीं था, आपने खुद बनाया, इसलिए मैंने इसको आयनाइजेशन कहा कि आपने आयंस प्रोड्यूस किए। NaCl इज ए आयनिक कंपाउंड, ये तो आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड में आपने सिर्फ क्या किया, बस आयंस को दूर दूर कर दिया, डिसोशिएट कर दिया। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पहले से इसमें प्रेजेंट थे। Na positive and Cl negative were already present in NaCl. What we do, हमने सिर्फ इतना किया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को डिसोशिएट कर दिया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बॉन्ड को तोड़ दिया और वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग हो गए, तो हमने बॉन्ड को डिसोशिएट किया, तो इसलिए इसको कहते हैं डिसोशिएशन। तो याद रखिए, आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन की बात हो तो डिसोसिएशन रिएक्शंस आर फास्ट एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन रिएक्शन। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे क्या करता हूँ। तो नेक्स्ट शुरू करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस स्पीड से चल रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, स्पीड आप कैसे निकालते थे छोटी क्लास में? स्पीड इज इक्वल टू आप कहते थे डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ऐसे था। डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, डिवाइडेड बाय कितने टाइम में। अब रेट ऑफ रिएक्शन में तो कोई रिएक्शन तो कोई भाग ही नहीं रही है कि मैं रिएक्शन कितनी भागी और देखूंगा कितने टाइम में। तो रेट ऑफ रिएक्शन को देखने से पहले मैं देख रहा हूँ स्पीड में क्या चेंज हुआ था। डिस्टेंस चेंज हुआ था विद टेम्परेचर, डिस्टेंस चेंज हुआ था विद डिस्टेंस चेंज हुआ था विद टाइम, ठीक है। तो वही मैं अब देखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज हो रहा है। मैं एक रिएक्शन कराता हूं, जैसे ए से बी, ए मेरा रिएक्टेंट है और बी मेरा प्रोडक्ट है। ए क्या है? रिएक्टेंट, और बी क्या है भाई? बी है प्रोडक्ट। तो मैं रिएक्शन शुरू करता हूं। पहले मैं 10 ग्राम, मान लीजिए मैं 10 ग्राम ए रिएक्टेंट लेता हूं एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक। उस टाइम पे प्रोडक्ट अभी नहीं बना है, मैं अभी रिएक्टेंट लाया, अभी मैंने रिएक्शन शुरू नहीं करवाई। फिर मैं रिएक्शन शुरू करवाता हूँ। जैसे मैं रिएक्शन को स्टार्ट करवाता हूँ, एज सून एज आई स्टार्टेड द रिएक्शन एंड आफ्टर सम टाइम t इक्वल टू t सेकेंड, टी सेकंड के बाद देखते हैं, टी सेकंड में मतलब 5 मिनट बाद देखते हैं, 10 मिनट के बाद देखते हैं, 15 मिनट के बाद देखते हैं। तो मैं देखता हूँ कि जो रिएक्टेंट था अब ये 10 ग्राम नहीं रहा, 10 ग्राम से कम हो गया, मान लेते हैं 7 ग्राम हो गया, और अब प्रोडक्ट कितना बन गया? 3 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। तो भाई रेट ऑफ, इसका मतलब रिएक्ट टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। विद टाइम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। तो मैं इस तरह से लिखूंगा इसको, मैं इस तरह से लिखूंगा इसको कि फिर तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? ये तो हुआ चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेक, चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की, ORR प्रोडक्ट की। आप किसी की भी कंसंट्रेशन ले सकते हो, क्योंकि रिएक्टेंट की अगर चेंज हो रही है तो प्रोडक्ट की भी चेंज हो रही है, रिएक्टेंट से ही तो प्रोडक्ट बन रहा है। तो दिस इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन देखने का यही एक हमारे पास मेथड है? क्या हम सिर्फ कंसंट्रेशन को ही देख सकते हैं? नहीं, कुछ रिएक्टेंट ऐसे भी हैं जिसमें आप कलर को देख सकते हो। रिएक्टेंट का कलर ऐसा था,
प्रोडक्ट का कलर ऐसा हो गया। मान लेते हैं रिएक्टेंट का कलर बड़ा डार्क था, प्रोडक्ट का कलर बड़ा लाइट हो गया, या वाइस वर्सा, रिएक्टेंट का लाइट था, प्रोडक्ट का डार्क हो गया। तो हम देखेंगे कितने टाइम में कलर में कितनी चेंज आई, चेंज इन कलर डिवाइडेड बाय टाइम, वहाँ से भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। और भी रिएक्शन निकालने के मेथड्स हैं। आप मान लेते हैं कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने टाइट्रेशन की होंगी लैब में, तो आप ऐसे मान लो, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने यहाँ पे एसिड लिया हुआ है और ऊपर से आप टाइट्रेट क्या करा रहे हो, ब्यूरेट से क्या डाल रहे हो, इसमें कोई बेस डाल रहे हो। तो विद टाइम के साथ साथ इस एसिड में जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। क्यों? ऊपर से क्या पड़ रहा है, बेस पड़ रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, इसका मतलब एसिड की एसिडिटी कम हो रही है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि भाई इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इसकी पीएच चेंज हो रही है। आपको पीएच पता होगा, आपने 11वीं क्लास में पीएच के बारे में पढ़ा भी है काफ़ी। पीएच क्या है, मोटा मोटा बता दूँ, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो आप कहोगे चेंज इन पीएच हो रही है विद टाइम, चेंज इन पीएच विद टाइम। तो इस तरह से भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन पीएच विद टाइम। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं गैसियस रिएक्शंस जिसमें वॉल्यूम चेंज होती है, रिएक्टेंट की वॉल्यूम कुछ है और प्रोडक्ट की कुछ है, तो हम वो भी कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम विद टेम्परेचर। तो अलग अलग फैक्टर्स हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं हमें रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के। पर आपके सिलेबस में एक ही फैक्टर पे फोकस किया गया है, वो है चेंज इन कंसंट्रेशन। तो हम उसी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, तो आप देखते रहिए इसको कि भाई ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। तो ऐसे लिख दूं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद टाइम। एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं मैं एक रिएक्टेंट ले लेता हूं A और उसका प्रोडक्ट बना देते हैं B, ठीक है। इससे भी सिंपल ले लेते हैं, रिएक्टेंट R ले लेते हैं, प्रोडक्ट P ले लेते हैं। मैं रिएक्टेंट ले लेता हूँ R और प्रोडक्ट बना देता हूँ P, ठीक है। मान लेते हैं रिएक्टेंट R है और प्रोडक्ट क्या है P। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R, डेल्टा R। डेल्टा माने चेंज, डेल्टा माने चेंज, और R माने रिएक्टेंट, R माने रिएक्टेंट, एंड दिस ब्रैकेट, दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज डिनोटिंग कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की। तो डेल्टा R डिवाइडेड बाय डेल्टा T, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद चेंज इन टाइम, ठीक है। डेल्टा माने चेंज, R माने रिएक्टेंट, स्क्वायर ब्रैकेट माने कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, डेल्टा R बाय डेल्टा T। और आप मुझे बताइए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। हमने अभी देखा, इसको रब कर दिया तो हमने देखा विद टाइम कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मान लो मेरे पास है 2 मोल पर लीटर, ठीक है, और उस टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है 0, एट टाइम t इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ। फिर टाइम t इक्वल टू t सेकेंड की बात करूँ तो मान लो मेरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होकर रह गई 1 मोलर पर लीटर। तो अब इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब मान लेते हैं जो मेरा प्रोडक्ट बना है उसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर पर लीटर, कुछ भी, ठीक है। जिसकी कंसंट्रेशन पहले बिल्कुल नहीं थी अब उसकी कंसंट्रेशन कुछ तो कुछ है। कहने का मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ तक ठीक है।
तो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करूँगा। दिस नेगेटिव साइन, दिस नेगेटिव डिनोट्स decrease in concentration of reactants। नेगेटिव साइन शो कर रहा है डिक्रीज, ये क्या डिनोट करता है, डिक्रीज को। पॉजिटिव साइन शो करेगा इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन एंड नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन। तो इस पूरे से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा आर बाई डेल्टा टी ओवर, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए लिखें तो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। नेगेटिव क्यों, क्योंकि कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है रिएक्टेंट की, ठीक है। आप ब्रैकेट डाल दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट जो डिनोट करेगा कंसेंट्रेशन को, ठीक है। ये आ गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं। अब आपको लग रहा होगा सर रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है और रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है। बिल्कुल गलत लग रहा है। मैं इसको रब कर रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे, यहाँ पे मैंने लिखा था 0 मोल, यहाँ पे लिखा था 1 और यहाँ पे था 1, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जिनको लग रहा है नेगेटिव है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आप सोच रहे हैं फिर ये नेगेटिव कैसे, मैं ऐसे कहता हूँ नेगेटिव डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है, फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन, यही हो ना। फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही तो मतलब होता है डेल्टा आर का। डेल्टा मैंने चेंज, और चेंज क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारी इनिशियल कंसेंट्रेशन मान लेते ये थी 2 मोलर, तो हमारी फाइनल कंसेंट्रेशन क्या रहेगी, 1 मोलर। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1 माइनस 2, तो ये क्या आएगा -1। तो हमारा डेल्टा आर क्या आ गया -1, और टाइम कुछ भी ले लीजिए टी सेकेंड। टी सेकेंड में हमारा इतना चेंज आ गया किसमें, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसके बाहर क्या है, नेगेटिव, इसकी वैल्यू तो आ गई ये, और बाहर क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया पॉजिटिव। तो जो आपको जो नेगेटिव साइन दिख रहा है, ये नेगेटिव साइन इस डेल्टा आर के नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होके ओवरऑल टर्म हमारी पॉजिटिव बन जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कंसेंट्रेशन पर टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो भाई कंसेंट्रेशन को हम ले लेंगे मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर एंड टाइम इन सेकंड। तो इसका यूनिट बनेगा मोल पर लीटर पर सेकंड। कई इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल एम सेकंड इनवर्स। तो ये कैपिटल एम डिनोट करता है मोलैरिटी को। किसको डिनोट करता है, मोलैरिटी को। मोलैरिटी क्या है, वही है मोल पर लीटर। तो कैपिटल एम का मतलब भी क्या है, मोल पर लीटर। तो इस तरह से भी इसका यूनिट लिखा हो सकता है और इस तरह से भी इसका यूनिट लिखा हो सकता है। तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूँ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन किस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए PCl5 डिसोशिएटेड टू PCl3 प्लस Cl2 क्लोरीन। तो ये डिसोशिएट हुआ है इसमें। तो हम देखेंगे इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा। तो मुझे पता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन concentration of reactants
डिवाइडेड बाय टाइम, रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू, और नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, और ये किसके बराबर हो सकता है, ये हो सकता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड टाइम टेकन। तो कहने का मतलब है आप रिएक्टेंट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट की टर्म में भी लिख सकते हैं। बट रेट ऑफ रिएक्शन भी टू टाइप्स का है, रेट ऑफ रिएक्शन भी टू टाइप्स का है। एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक है इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक है इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको समझने की कोशिश करेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, जैसे मान लेते हैं आप एक स्टेशन से आपको दूसरे स्टेशन तक जाना है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। मान लेते हैं वो स्टेशन की जो दूरी है, वो जो स्टेशन का डिस्टेंस है एक स्टेशन का दूसरे स्टेशन का, वो है 60 किलोमीटर, ठीक है। आप 60 किलोमीटर चलते हो, और आपको टाइम लग जाता है 1 आवर। तो भैया आपकी स्पीड क्या हुई, आपकी स्पीड हुई 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको कोई पूछता है भैया आप किस स्पीड से आए हो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। जैसे मैं आपको पूछूं, आपको ए स्टेशन से अपनी बाइक स्टार्ट करनी है, वो बाइक तो ये किसी तरीके से लग ही नहीं रही, चलो ये तो रेडी लग रही है। चलो आप ए स्टेशन से बाइक स्टार्ट करते हो और कहाँ पहुँच जाते हो, स्टेशन बी पे। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 60 किलोमीटर, और कितने टाइम में, 1 आवर में। तो आपको ये बंदा पूछता है भैया आप किस स्पीड से आए, तो आप किसको बोलोगे, मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया हूँ, ठीक है। फिर आप देखिए सेकंड वाला आप केस देखिए, आप ए स्टेशन से चल रही हैं, बी स्टेशन तक पहुँचना है, डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, आप चल रहे हैं, बीच में मान लेते हैं कोई गाड़ी आ जाती है आगे, स्पीड ब्रेकर आ जाता है, सिग्नल आ जाता है, तो आपकी स्पीड क्या वही रहेगी, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। मान लेते हैं हो सकता है उस टाइम पे आपकी स्पीड हो गई हो 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो फिर आप देखते हो आगे रोड खाली है, तो आप क्या पता 100 की स्पीड से चलाना शुरू कर दो। फिर आपने थोड़ी देर चलाया 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर आपने रेड सिग्नल पे उसको रोक दिया, फिर आपकी स्पीड है 0 किलोमीटर पर आवर, फिर आप जहाँ तक पहुँच गए और चलाया। तो मेरा कहने का मतलब है आपकी स्पीड अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे ही डिस्टेंस में स्पीड को 60 रखा होगा, ये तो आपने एवरेज स्पीड बताई है। ये जो 60 किलोमीटर पर आवर है ये है एवरेज स्पीड, ठीक है भाई, ये है एवरेज स्पीड। अब मान लेते हैं आप बाइक पे चल रहे हो, तो आपका फ्रेंड आपको कॉल करके पूछता है भाई इस टाइम तेरी स्पीड कितनी है, तो उस टाइम पे हो सकता है आपके आगे कोई और गाड़ी चल रही हो, तो आपकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो आप बोलोगे मेरी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। किस टाइम पे, एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, एक छोटे से टाइम के लिए आपकी स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। उस स्पीड को कहेंगे इंस्टांटेनियस स्पीड, उस स्पीड को कहेंगे इंस्टांटेनियस स्पीड। इंस्टांटेनियस स्पीड कौन सी है, दैट इज फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जो छोटे से टाइम के लिए, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और ये कौन सी है, ये है एवरेज स्पीड। भाई एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, एवरेज स्पीड को इस तरह से डिनोट करेंगे, डेल्टा जितना उसे एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, ठीक है। डिस्टेंस पान टाइम, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन टाइम, एवरेज स्पीड। इंस्टांटेनियस का भी वही है, इंस्टांटेनियस वही है, डिस्टेंस चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन टाइम, बट कब, व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, जब डेल्टा टी बहुत छोटा है, जब टाइम इंटरवल बहुत कम है, उस छोटे से टाइम इंटरवल में उसकी स्पीड क्या थी, वो थी उसकी इंस्टांटेनियस स्पीड, और जो ओवरऑल स्पीड कितनी है वो थी उसकी एवरेज स्पीड। ऐसे ही हम रेट ऑफ रिएक्शंस में भी देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस में भी देखेंगे। केमिकल रिएक्शंस की भी स्पीड दो टाइप की है, एक है एवरेज स्पीड
जो टोटल टाइम कितना लगा उसको प्रोडक्ट बनाने में, एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड जो पर्टिकुलर टाइम पे कितनी है। ठीक, तो दो टाइप की स्पीड है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो आप एवरेज स्पीड को डिनोट करोगे, आप एवरेज स्पीड को डिनोट करोगे रिएक्शंस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम डेल्टा टी, एंड इंस्टेंटेनियस को करोगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम। यहाँ पे डी आर, यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा डी आर बाई डी टी, जहाँ पे डेल्टा आएगा डेल्टा आर बाई डी टी, डेल्टा डिनोटिंग एवरेज एंड डी डिनोटिंग स्मॉल इंटरवल इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप का, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं अब इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा और आपको बताऊंगा कि इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब कर दूँ। तो आप देखिए, अब आप देखिए इस रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे। इस रिएक्शन को मैं लिख देता हूँ, लिखता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी वाई डी टी कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, माने कि PCl5 ये है ना रिएक्टेंट, तो इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। डी वाई डी टी क्या है, इंस्टेंटेनियस। दिस इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट के भी बराबर होगा, आप इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, डी वाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ PCl3। आपको पॉजिटिव साइन लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लगा है तो भी अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव साइन लगाना जरूरी है रिएक्टेंट के केस में। दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हो इसके बराबर है, जहाँ प्रोडक्ट में इसके बराबर है, जहाँ इसके बराबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक PCl5 टूटेगा तो एक ही PCl3 बनेगा और एक ही Cl2 बनेगा। कहने का मतलब हर किसी में स्टाइकोमेट्री क्या है, 1 1 1। हर किसी में स्टाइकोमेट्री, हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट की टर्म की स्टाइकोमेट्री 1 है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। आप सोच रहे हो अगर स्टाइकोमेट्री 1 ना हो तो एक एग्जांपल वो ले लेते हैं, N2 + 3H2 gives 2NH3। तो भाई इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा। अब आप इसमें देखो डीकम्पोजिशन ऑफ N2 का एक टूटेगा तो 2 बनेंगे अमोनिया के, तो स्टाइकोमेट्री सेम नहीं है। तो इसका मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 और दिस, ये तो अगर इस तरह से मैं लिख दूं ये तो सेम नहीं है। पता क्यों? क्योंकि एक टूटने से 2 बन रहे हैं और यहाँ पे एक N2 टूट रहा है पर H2 कितने डिसोशिएट हो रहे हैं, 3। इसका मतलब इनकी स्टाइकोमेट्री क्या है, अलग। इसमें 1 स्टाइकोमेट्री है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें स्टाइकोमेट्री 1 नहीं है, उसमें कैसे लिखेंगे, उसमें लिखेंगे डी वाई, इसको लिखेंगे डी वाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ N2 इज इक्वल टू नेगेटिव क्योंकि रिएक्टेंट है, इज इक्वल टू नेगेटिव का डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ H2। अब H2 का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो हम उस 3 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि मुझे तो एक मालिक्यूल को देखना है। इसके तो 3 मालिक्यूल बन रहे हैं, 3 मालिक्यूल टूट रहे थे इसके कंपैरिजन में। अगर इसका 1 है तो इसके 3 चल रहे थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको 3 से डिवाइड मिला दिया। इज इक्वल टू 1/2 dV बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया। इसका कोफिशिएंट क्या था, 2, तो इसका कोफिशिएंट मैंने नीचे डिवाइड मिला दिया। तो इस तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो उन रिएक्शंस के लिए जिनमें स्टाइकोमेट्री आपकी 1 नहीं है। इस तरह से लिखोगे आप, रिएक्टेंट के साथ नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो भी अंडरस्टूड है। कंसंट्रेशन के लिए स्क्वायर वाली ब्रैकेट डालना ज़रूरी है। और ये सारा रेट ऑफ रिएक्शन किस फॉर्म में हमने बताया है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका एक टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर इसका कल शुरू करेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना ज़्यादा हो सकता है उसको शेयर कर दीजिए, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।